दोस्तों आपको पता होगा कि जो कार्यपालिका होती है ना, इसके 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पर आप बोल सकते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यपालिका का सबसे प्रमुख अंग है। ओके। नंबर 2 पर दोस्तों होते हैं यहाँ पर मंत्री परिषद। लेकिन इन दोनों के अलावा भी दोस्तों एक तीसरा अंग बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिसके बिना आप कार्यपालिका की कल्पना ही नहीं कर सकते। वो अंग कौन सा है? वो अंग होता है दोस्तों स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका मतलब नौकरशाही। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है नौकरशाही। अब आप ये नौकरशाही शब्द सुनते ही आपके अंदर एक जोश जुनून सब कुछ आ गया होगा। इनो आईएएस ऑफिसर से ही रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर, आईएएस आईपीएस या फिर पीसीएस अधिकारियों से रिलेटेड। दोस्तों सबसे पहले हम ये समझते हैं कि यहाँ पर ये जो नौकरशाही है ये है ही क्यों, इसकी जरूरत क्या पड़ती है। देखो हमारे जो संविधान निर्माता थे ना, मतलब जो संविधान बना रहे थे, उनको पता था कि देश पर अगर अच्छे से शासन करना है, ठीक है, देश को अच्छे से चलाना है, जनता की भलाई के कार्य करना है, तो लोगों को ही चुनना पड़ेगा। ऐसे लोग जिनको लोग चुने, मतलब बहुत सारे लोग किसी एक व्यक्ति को चुन लेंगे। अब ये तो नहीं पता कि बहुत सारे लोग किसको पसंद करते हैं, है ना। तो बहुत सारे लोग जिसको चुनेंगे उसको कितना नॉलेज है, उसे क्या पता है क्या नहीं पता है दोस्तों। तो उन्होंने तो इनको चुना, और ये जो चुने हुए व्यक्ति हैं इनका प्रमुख कार्य है जनता की भलाई के लिए काम करना। ठीक है, ये क्या करना चाहते हैं? जनता की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि जो हम काम करना चाहते हैं उसके लिए कौन कौन से संसाधन चाहिए, उसके लिए कहाँ से जो है सारे रिसोर्सेज मिलेंगे, या फिर हम किससे बात करें, कौन कौन से नियम बनाए, कौन कौन से प्रावधान लागू होंगे, या बहुत सारी कानूनी बातें हैं। तो इसके लिए दोस्तों स्थायी कार्यपालिका जो होती है वो काम में आती है। कहने का मतलब बहुत सारे दक्ष प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जिनका प्रमुख कार्य होता है इनकी मदद करना। इनका प्रमुख कार्य होता है कि ये जो नीति बनाए, जो नियम बनाना चाहे, उसमें पूरी तरीके से ये मदद करें। तो स्थायी कार्यपालिका बेसिकली सरकार का एक वो अंग है जो सभी नीति निर्देश या फिर कोई भी नियम, कोई भी विधेयक बनाने में सरकार की मदद करती है। सरकार दोस्तों चुने हुए व्यक्ति होते हैं जो 5 साल के लिए आते हैं या फिर उससे भी कम समय के लिए आते हैं, क्योंकि कई बार पहले ही समय से हट जाते हैं। तो वो लोग इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते, कानूनी प्रावधान या बहुत सारे नॉलेज ना रख करके उनका सिर्फ एक मुख्य उद्देश्य होता है जनता की भलाई के लिए कार्य करना। अब वो जनता की भलाई का कार्य करने के लिए इन प्रशासनिक मशीनरी की सहायता लेते हैं और कार्य को संपन्न कराते हैं, आगे बढ़ाते हैं। आइए देखते हैं स्थानीय कार्यपालिका के रूप में हम क्या क्या बातें यहाँ पर जानने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने अब तक आपको बताया कि जो नौकरशाही होते हैं दोस्तों, इनको हम प्रशासनिक मशीनरी के रूप में भी जानते हैं। ये स्थायी कार्यपालिका के रूप में कार्यपालिका का एक तीसरा महत्वपूर्ण अंग होते हैं। दोस्तों जैसा कि मैं आपको अभी फिर से बता चुका हूं कि सरकार के सभी स्थायी कर्मचारी जो होते हैं दोस्तों, ये नीतियां बनाने में या फिर उन नीतियों को लागू करने में जितने भी मंत्रीगण होते हैं दोस्तों, इनकी सहायता करते हैं। अब मंत्रीगण ऊपर होते हैं और जो ये जितने भी नौकरशाही होते हैं दोस्तों, ये मंत्रीगण के अंडर में काम करते हैं। मतलब मंत्री को आप बोल सकते हैं कि सारे के सारे मंत्री प्रभारी होते हैं और नौकरशाही उनके अंडर में काम करते हैं। अब आप एक चीज अपने भारत की व्यवस्था को देखिए। अपने भारत में क्या है, भारत में नहीं बेसिकली किसी भी लोकतांत्रिक देश में, कि जो मंत्री होते हैं ना, वो बेसिकली कभी कभी पढ़े लिखे नहीं भी होते हैं। तो उनको अगर वो पढ़े लिखे नहीं है तो इतना ज़्यादा वो कहाँ से कानूनी ज्ञान रखेंगे, नहीं रख सकते। लेकिन वो जो पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है, अपने व्यक्तित्व के कारण, अपने चरित्र के कारण दोस्तों जनता के बहुत प्रिय होते, तभी तो वो मंत्री बने। तो उनकी सहायता करने के लिए उनके अंडर में नौकरशाही रहते हैं। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। अब देखिए क्या होता है कि इन प्रशासनिक मशीनरी से, मतलब प्रशासनिक अधिकारियों से दोस्तों, ये जितने भी प्रशासनिक मशीनरी अधिकारी होते हैं काफ़ी दक्ष होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, इनके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो इनसे ना ये अपेक्षा की जाती है कि ये राजनीतिक रूप से तटस्थ रहें। मतलब ये कि भाई इनको ये नहीं देखना है कि कौन सी पार्टी का व्यक्ति आ रहा है हमारे पास में, ठीक है। ये पार्टी से मुक्त होते हैं पूरी तरीके से। इनका बस एक ही काम होता है कि जो हमारे मंत्री हैं उनकी नीतियां बनवाने में, उनके कार्य कराने में दोस्तों मदद करना होता है, ना कि ये सोचना कि इस वाली पार्टी के मंत्री का हमें सपोर्ट करना है, उस वाली पार्टी के मंत्री का सपोर्ट नहीं करना है। अगर वो मंत्री हैं तो आपको सपोर्ट करना है, क्योंकि मंत्री जो होते हैं दोस्तों वो 5 साल के लिए आए हैं। आप यहाँ पर एक लंबे समय तक के लिए नियुक्त कर दिए गए हैं। तो इसलिए प्रशासनिक मशीनरी जो होती है दोस्तों, यहाँ पर राजनीतिक रूप से तटस्थ कही जा सकती है। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे कि जो अपने देश की प्रशासनिक मशीनरी है ना, वो काफ़ी ज़्यादा विस्तृत हो चुकी है, काफ़ी जटिल हो चुकी है। इसमें कई सारी अलग अलग सेवाएं जो हैं यहाँ पर दे रही होती हैं। तो कौन कौन सी सेवाएं हैं देखिए, नंबर 1 पर है अखिल भारतीय सेवा। ठीक है, ये भी अपने प्रशासनिक मशीनरी में शामिल होते हैं। प्रांतीय सेवा, स्थानीय सरकारी कर्मचारी,
लोक उपक्रम के तकनीकी और प्रबंधनीय अधिकारी दोस्तों यहाँ पर आपको जो है स्थानीय या फिर स्थायी कार्यपालिका में देखने को मिल जाएंगे। ये सारे लोग मिलकर के प्रशासनिक मशीनरी का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग ये देखेंगे कि प्रशासनिक मशीनरी में जाने के लिए कौन कौन से व्यक्ति जा सकते हैं और उनकी नियुक्ति कैसे की जाती है। दोस्तों स्थायी कार्यपालिका का सदस्य बनने के लिए कौन नहीं चाहेगा। पूरे भारत में अगर आप किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे, चाहे वो पढ़ा लिखा ही हो या फिर ना हो, उनसे पूछा जाए कि आप स्थायी कार्यपालिका यानी कि हमारी नौकरशाही का या प्रशासनिक मशीनरी का सदस्य, अध्यक्ष कुछ भी बनना चाहेंगे, तो वो दिल खोल करके हामी भरेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब उनकी योग्यता की बात करी जाए या उनकी दक्षता की बात करी जाए तो हो सकता है वो इसमें पीछे पड़ जाएं या फिर पीछे रह जाएं। तो ऐसे में हमारी जो संविधान सभा थी ना, जो हमारे संविधान निर्माता थे, वो जानते थे कि देश में हमारे ऐसे लोगों की भर्ती के लिए एक ऐसा आयोग होना चाहिए जो लाखों में किसी एक अच्छे व्यक्ति को चुन सके। और इनको चुनना इतना आसान नहीं होगा, इसके लिए वो एक अच्छी प्रक्रिया का चुनाव कर सके। अच्छी प्रक्रिया दोस्तों क्या रह सकती है, एक अच्छी खासी परीक्षा आयोजित कराई जाए जिसमें सभी लोग शामिल हों, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से सभी लोगों का परीक्षा कराने के बाद में उनका इंटरव्यू कराया जाए और ये चेक किया जाए कि इसके अंदर दक्षता है प्रशासनिक मशीनरी बनने की। तो दोस्तों हमारी संविधान सभा ने संघ लोक सेवा आयोग नाम का एक आयोग बनाया जिसका कार्य सौंपा गया कि ऐसे प्रशासनिक मशीनरी में आने वाले सदस्यों का चुनाव करना। दोस्तों परीक्षा पास हो जाने के बाद में जो लोग प्रशासनिक मशीनरी में शामिल हो जाते हैं वो एक लंबे समय तक के लिए जो है यहाँ पर कार्य करते हैं, लेकिन ये लंबा समय उनको पहले से पता होता है, निश्चित होता है। कुछ का उम्र के आधार पर होता है तो कुछ का पद के आधार पर होता है। अब दोस्तों देखते हैं यहाँ पर इनकी भर्ती प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से दक्ष लोगों को भर्ती किया जा सकता है। देखो सबसे पहले क्या होता है, उनकी योग्यता देखी जाती है कि वो इस काम के लिए योग्य हैं या फिर नहीं हैं, और दूसरी फिर वो कितने दक्ष हैं, कहने का मतलब कितना उनको ज्ञान है। ज्ञान कराने के लिए परीक्षा आयोजित की जाती है जैसा कि हमने आपको अभी बताया। तो कुल मिलाकर के भर्ती के लिए दक्षता और योग्यता जो है मुख्य आधार होता है। अब दोस्तों अगर कोई प्रशासनिक पद पर आ गया और वो काम कर रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा लगे समाज को या किसी व्यक्ति को या किसी सरकार के अंग को कि भर्ती किया गया व्यक्ति सही नहीं है, वो अपने पद का सही से प्रयोग ही नहीं कर रहा है, वो अपनी प्रशासनिक शक्तियों को गलत डायरेक्शन में यूज में ले रहा है, तो दोस्तों उसको निलंबित करने की आवश्यकता पड़ेगी। और यहाँ पर निलंबित ऐसे नहीं किया जा सकता। निलंबित करने का मतलब आप जानते हैं ना, उसको पद से हटाना। पद से कैसे हटाएंगे, पद से हटाने के लिए दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो पहले जांच करेंगे। ठीक है, जांच करने के बाद में अगर उनको ऐसा लगता है कि अमुक व्यक्ति जो इस पद पर आसीन है अपने पद का गलत प्रयोग कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ जांच करके तब उनको निलंबित किया जा सकता है। अब देखिए दोस्तों क्या होता है कि हमारी सरकार को पता है कि समाज में कई वर्ग के लोग हैं और सबका जो है देश में प्रशासनिक मशीनरी में बराबर का हाथ होना चाहिए, तभी इस प्रशासन व्यवस्था को अच्छे से चलाया जा सकता है। इसके लिए दोस्तों जो हमारी संघ लोक सेवा आयोग है ना, ये इस बात का पूरा ख्याल रखती है कि समाज के सभी वर्गों को इसमें आने का संपूर्ण अवसर, यानी कि जितने अवसर उचित हैं उतने अवसर मिल सकें। ठीक, लेकिन कई बार दोस्तों ऐसा भी होता है कि समाज में कई वर्ग होते हैं जो कई पिछड़े होते हैं। पिछड़े का मतलब देखो, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं या जो पैसे से धन और धान्य परिपूर्ण है, मैं ये नहीं कह रहा उनका वर्ग क्या है, जो पैसे से परिपूर्ण लोग हैं वो अपना काम करते हैं और उनके जो बच्चे होते हैं जो प्रशासनिक मशीनरी में जाना चाहते हैं दोस्तों, उनको पूरा समय मिलता है अपनी योग्यता के लिए तैयारी करने का, अपनी दक्षता के लिए तैयारी करने का। ठीक है, उनके पास पूरा दिन होता है, पूरा साल होता है। लेकिन जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिनके पास दोस्तों पैसे की काफ़ी कमी होती है, धन की काफ़ी कमी होती है, उनके सामने एक समस्या होती है। उनको अपने परिवार का गुजारा करने के लिए उनके माता पिता तो कमाते ही हैं, जो व्यक्ति उनके परिवार से प्रशासनिक मशीनरी में जाना चाहता है उसको भी कमाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति की कमाई इतनी नहीं होती कि वो खुद के लिए भी खर्चा चला सके। तो जो प्रशासनिक मशीनरी में जाने वाला व्यक्ति है, मतलब तैयारी करने वाला जो लड़का है या बच्चा है, लड़की है, कोई भी, वो खुद से काम कर रहे होते हैं, खुद कमा रहे होते हैं, तब अपनी पढ़ाई चला रहे होते हैं। अब आप एक चीज़ देखो, उस व्यक्ति को जो अमीर परिवार से उसका जो बच्चा है वो दोस्तों पैसे से परिपूर्ण है, उसके पास ज़्यादा समय है काम करने के लिए, उसके पास में जो है पूरी साल मिला हुआ है, लेकिन यहाँ पर इनको दोस्तों अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए भी काम करना पड़ रहा है। तो ऐसे में अपनी योग्यता की तैयारी करने के लिए इनके पास में समय जो होता है वो काफ़ी कम होता है। तो इसीलिए हमारी सरकार ने
दलित लोगों को, आदिवासी लोगों को आरक्षण थोड़ा सा प्रदान किया हुआ है। लेकिन यह आरक्षण व्यवस्था जो है बाद के समय में पिछड़े वर्गों को और महिलाओं को भी दे दी गई, क्योंकि सरकार हमारी ये चाहती थी कि हमारे समाज में जितने भी प्रकार के वर्ग के लोग हैं उन सभी प्रकार के वर्ग के लोगों का प्रशासनिक मशीनरी में बराबर का हाथ रहे। तभी तो पूरे समाज में या पूरे जो अपना देश है उसके सभी प्रकार के वर्गों पर अच्छे से शासन किया जा सकेगा, उनको अच्छे से खुश रखा जा सकेगा। तो ये दोस्तों प्रशासनिक मशीनरी में जाने का या नियुक्ति का कुछ एक तरीका है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि ये जो लोग हैं प्रशासनिक मशीनरी के, ये काम क्या करते हैं या किस तरीके से कार्यरत होते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे भारतीय प्रशासनिक सेवा या फिर भारतीय पुलिस सेवा के बारे में। ये है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और ये है इंडियन पुलिस सर्विस। शॉर्टकट में इनको IAS और IPS बोलते हैं। दोनों की ही जो नियुक्ति होती है वो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है। ये लोग होते कौन हैं? ये लोग दोस्तों एक राज्य के सबसे ज़्यादा बड़े अधिकारी होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि नौकरशाही की या प्रशासनिक मशीनरी की रीढ़ होते हैं। मतलब सबसे मुख्य अधिकारी इन्हीं लोगों को कहा जा सकता है प्रशासनिक मशीनरी के रूप में। प्रशासनिक मशीनरी के रूप में दोस्तों ये लोग राज्यों के स्तर पे तो काम करते हैं, लेकिन इनकी नियुक्ति जो होती है वो जिला स्तर के रूप में होती है। एक जिला अधिकारी के रूप में एक जिला अधिकारी जो होता है वो सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी बन जाता है। अब जिला अधिकारी किसे बोलते हैं? कलेक्टर को। ठीक है, आप अपने यहाँ के DM को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं उनको देखिए, वो जिला अधिकारी हैं। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जिला अधिकारी दोस्तों या तो IAS ऑफिसर हो सकता है या फिर कभी कभी PCS ऑफिसर भी हो सकता है। PCS ऑफिसर कौन होते हैं? देखो IAS जो होता है वो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जो है चुनाव उनका किया जाता है, उनकी नियुक्ति की जाती है। लेकिन जो PCS अधिकारी होते हैं दोस्तों वो केवल राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है। संघ लोक, राज्य लोक। राज्य लोक का मतलब होता है केवल उस राज्य के ही व्यक्ति वहां पर चुने जा सकते हैं या फिर उस राज्य की ही जो कार्यशैली है उसको नियंत्रित करते हैं। जबकि संघ लोक सेवा आयोग के जो अधिकारी होते हैं वो क्या करते हैं, उनको जो हमारी भारतीय सरकार है ना वो किसी भी राज्य में भेज सकती है। मतलब ये नहीं कि आप इस राज्य के हो तो इसी राज्य में रहोगे, कहीं भी जा सकते हो। लेकिन PCS अधिकारी उसी राज्य में रहते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा और भी आगे आप जाकर के इनके बारे में जानेंगे कि इनकी नियुक्ति कहाँ होती है, कैसे होती है, उन सबको आप इग्नोर करिए। तो अभी हम ये देख पा रहे हैं कि इन IAS ऑफिसर्स की जो नियुक्ति होती है दोस्तों, IAS और IPS की, ये केंद्र सरकार द्वारा की जाती है और इनको किसी एक राज्य के हवाले कर दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नियुक्ति तो केंद्र सरकार करती है, लेकिन कंट्रोल इन पर जो है वो राज्य सरकार करती है। ऐसा क्यों किया जाता है, इसको थोड़ा सा गौर से समझिए। देखिए, केंद्र सरकार का एक आदमी राज्य सरकार के साथ में काम कर रहे हैं, इसका मतलब वो राज्य सरकार पे नियंत्रण भी कर पा रहा है और अपनी जो है केंद्र सरकार की वहां पर भूमिका भी निभा रहा है। इसीलिए केंद्र सरकार ऐसा करती है। तो क्या होता है, अब यहाँ पर होता ये कि राज्य सरकार को थोड़ा बुरा लगता है कि केंद्र का एक व्यक्ति हमारे साथ में काम कर रहे हैं, या फिर कई बार दोस्तों वो उसको एक मजबूत डोर की तरह भी प्रयोग कर लेते हैं। कई बार जो है अपनी कठपुतली भी बनाने लग जाते हैं कि केंद्र का आदमी हमारे साथ में क्यों है। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी? देखो, प्रॉब्लम ये हो सकती है कि राज्य सरकार कोई ऐसा कार्य करना चाहे जो केंद्र सरकार को उचित ना लगे। तो यहाँ पर ये जो प्रशासनिक मशीनरी का दक्ष अधिकारी बैठा हुआ है वो हो सकता है इस कार्य को करने से मना करे, रोके, बाधित करे, या फिर कोई और प्रकार की जो समस्याएं हैं उनको आगे तक पहुंचाए, भेजे। ठीक है, तो ये लोग क्या कर सकते हैं, राज्य सरकार के लोग, ये इस IAS ऑफिसर के खिलाफ में कोई कार्रवाई कर सकती है। लेकिन हमारे देश की जो शासन प्रणाली है इसमें ऐसा करने से मना किया गया है। मतलब ये कंट्रोल में तो रहेंगे राज्य सरकार की, लेकिन इनके खिलाफ केवल केंद्र सरकार ही कोई इनके विरुद्ध कार्रवाई कर सकती है। अगर कोई राज्य सरकार ये बोले कि नहीं, जो अधिकारी आपने हमारे यहाँ पर भेजा हुआ है, राज्य सरकार जो है वो केंद्र सरकार से कहे कि आपने जो अधिकारी हमारे यहाँ भेजा है वो ठीक नहीं है, तो केंद्र सरकार उस पर अपने स्तर से जांच चलाएगी। अगर उसको लगेगा ठीक नहीं है तो ठीक है, और अगर लगेगा कि नहीं हमारा अधिकारी तो एकदम साफ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब दिक्कत कहाँ है, राज्य सरकार में। वो अपनी किसी गलती को छुपाने के लिए ऐसा कर रहे थे। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जो है केवल केंद्र सरकार ही इनके विरुद्ध में कोई कार्रवाई कर सकती है। तो ये तो हो गई दोस्तों IAS ऑफिसर्स या IPS ऑफिसर्स की बात, PCS ऑफिसर्स की बात। अब हम लोग ये समझते हैं कि इनके कार्य क्या हो सकते हैं। देखो, कार्यों का मतलब ये है कि सरकार की जो भी सेवाएं हैं, सरकार की जो भी नीतियां हैं,
वो दोस्तों इन आईएएस, आईपीएस या ऐसी प्रशासनिक मशीनरी के जरिए जनता तक पहुंचती है। लेकिन जनता क्या करती है? जनता इन अधिकारियों से बहुत ज़्यादा डरती है। डरने के कारण आप सब लोग जानते हैं, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हमारे यहाँ के आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर, उनसे हमें डर क्यों लग रहा है। दूसरी तरफ में क्या होता है कि सरकार जो है ना, वो कई बार इनको अपना केवल राजनीतिक खिलौना बना लेती है, या फिर दोस्तों कई बार ऐसा कर सकती है कि अगर अच्छे से सरकार इन पर कंट्रोल करे, अच्छे से नियंत्रण करे, तो दोस्तों जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ना जनता की, वो बहुत अच्छे से सॉल्व की जा सकती हैं। लेकिन ज़्यादातर दोस्तों ऐसा होता नहीं है। जो राज्य सरकार होती है, जो केंद्र सरकार होती है, वो इन आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स को दोस्तों बहुत ज़्यादा जो है कई बार अपने तरीके से प्रयोग करने की कोशिश करती है कि वो हमारे फायदे के लिए काम करें। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी का काम केवल इतना है कि वो जनता की सेवा में कार्य करे, नीतियां बनाएं, जनता के लिए अच्छे अच्छे भलाई वाले ऑप्शन रखे सामने ला करके, या फिर कई और प्रकार के कार्य भी हो जाते हैं। लेकिन ये राजनीतिक लोग सिर्फ अपनी सेवा, अपने फायदे का काम इनसे कराना चाहते हैं, जिसलिए इनकी जो छवि होती है दोस्तों, वो कई बार अस्पष्ट सी होने लग जाती है, दिखाई कम पड़ने लग जाती है। जनता को इनसे अपना कोई भला होते दिखता नहीं है, क्योंकि ये राजनीति के अंगूठे के नीचे दबने लग जाते हैं। लेकिन यहीं पर अगर कोई अच्छी सरकार किसी अच्छे तरीके से काम करे लेकिन यहीं पर दोस्तों कोई अच्छी सरकार प्रशासनिक मशीनरी से अच्छे तरीके से कार्य करवाए, तो जनता को बड़ा ही सुखद अनुभव होगा कि हमारी प्रशासनिक मशीनरी, हमारी सरकार, हमारे मंत्रीगण दोस्तों हमारे लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और वही सरकार जो है जनता की नज़र में बिल्कुल टॉप लेवल पर पहुंच सकती है। अगर आप ये वीडियो अभी भी देख रहे हैं तो दोस्तों मुझे एक नाइस लेक्चर लिख करके कमेंट करके बताएं, ताकि मुझे पता चले कि आप ये मेरी पूरी वीडियो देख रहे हैं। तो आई थिंक आप ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे प्रशासनिक मशीनरी के बारे में, प्रशासनिक मशीनरी के बाद में स्थायी कार्यपालिका के बारे में, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, और भी सारी बातें मैंने इस चैप्टर में ख़त्म कर दी हैं। अगर आपको ऐसा कोई भी डाउट लगता है जो मैंने अभी तक नहीं क्लियर किया, तो आप दिल खोल करके कमेंट करें, मैं उस पर रिप्लाई करूँगा और डेडिकेटेड वीडियो भी लाता रहूँगा समय समय पर। आशा करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो, ये पूरा चैप्टर सबको समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर के बाकी सभी पार्ट्स, आगे आने वाले और भी सभी चैप्टर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर कोई बात मुझसे गलत निकल गई है तो उस बात के लिए मुझे माफ़ करें। और इस चैप्टर के नोट्स पाने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ पर जाएं, एक क्लिक करें और आपके सामने सारे नोट्स अवेलेबल होंगे। साथ में बाकी अन्य सभी चैप्टर्स के वीडियोस, नोट्स, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, हंसते रहिए, देखते रहिए फुल ऑन गाइड।